नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की जन्मस्थली पहुंच चुका है। इसे क्रांतिकारियों की जमीन भी कहते हैं, इसलिए इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बलिया ने देश को कई बड़े नेता दिए। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया के ही थे और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र भी बलिया के ही थे। बलिया की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि यहाँ राजनीतिक रूप से लोग खासे सजग होते हैं और यहाँ की हवा पानी में ही ऐसा है और कहते हैं यहाँ आपको हर घर में नेता मिल जाएंगे। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर बलिया ने देश की सियासत को कई बड़े खिलाड़ी तो दिए, लेकिन बलिया से खेल के खिलाड़ी क्यों नहीं मिले, देखते हैं। ये दांवपेच हिंदुस्तान के लिए है। ये दांवपेच अपने प्रदेश के लिए है। ये दांवपेच अपनी मिट्टी के लिए है। ये दांवपेच बलिया के लिए है। रिंग में कुश्ती करते ये पहलवान, जिसमें नौजवानों के साथ बच्चे भी जोरदार पटखनी दे रहे हैं। इन सब की आंखों में एक गोल्डन ख्वाब दस्तक दे रहा है। बस दरकार है कैसे उसे मंजिल तक पहुंचाने में मदद की जाए। बलिया के ये पहलवान ओलंपिक में मेडल जीतना चाहते हैं और इसके लिए रोजाना रिंग में इसी तरह पसीना बहाते हैं। इन्हीं पहलवानों के बीच जोर आजमाइश करते हैं राजीव। साल 2012 से अखाड़े में उतरे और उसके बाद स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल जीता। राजीव की तरह ही हरिओम यादव भी 6 साल से कुश्ती में जुटे हैं। 6 साल में नेशनल लेवल तक कई पहलवानों को पटखनी दे चुके हैं। अब दोनों का ख्वाब है कि बलिया के पहलवानों को दुनिया पहचाने, जिसके लिए इन्हें सुविधाएं और सहूलियत चाहिए। क्या और ज्यादा बलिया के लोगों को अगर मौका मिले तो और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? हाँ सर, जो हमारे क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में कुश्ती बहुत बढ़िया खेलते हैं लड़के, लेकिन कुछ असुविधा के कारण बढ़ नहीं पाते हैं। किसी के पारिवारिक को और कुछ स्टेडियम में दिक्कत रहती है, जैसे कि डमी उमी सब मिल नहीं पाता है और इसी कारण हमारे गाँव के बच्चे गाँव में रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। राजीव हरिओम का हुनर उन्हें काफी आगे तक लेकर जा रहा है। इस बीच वो ये भी मानते हैं, अगर कुछ और पहले यानी बचपन में पहलवानी शुरू की होती तो कामयाबी पहले मिल जाती। इसलिए ये चाहते हैं कि बलिया में जो बच्चे कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें सुविधाएं बलिया में ही मौजूद हों, जिससे वो सही उम्र और सही वक्त पर कुश्ती में नाम रोशन कर पाएं। जो स्पोर्ट्स कॉलेज खुल रहा है वो अगर पहले खुला होता या स्पोर्ट्स कॉलेज खुलने से यहाँ के जो बलिया की जो नई पौधे हैं, जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं या होंगे भविष्य में, उनके लिए क्या स्कोप होगा? सर, अगर बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज खुल रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बलिया के लड़के। बहुत ही बागी बलिया का है, नाम जानते हैं सब लोग। और अगर स्पोर्ट्स कॉलेज खुला तो निश्चित एशिया और ओलंपिक यहाँ से भी लड़के जाएंगे सर। कुश्ती के रिंग में एक तरफ पहलवान अपने हुनर को तराशने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ इनके इरादों को पूरा करने के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। 106 एकड़ की जमीन पर बन रहे स्पोर्ट्स कॉलेज में जहां एक तरफ हर खेल के लिए अलग से स्टेडियम होगा, जिसमें हॉकी, फुटबॉल के साथ दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, और कुश्ती के लिए खास तौर पर इंटरनेशनल लेवल के रिंग तैयार किए जा रहे हैं। रेजिडेंशियल हॉस्टल होगा, एकेडमिक ब्लॉक होगा, एजुकेशन की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल होगा, ये सब व्यवस्थाएं उसमें हो जाएगी। स्पोर्ट्स कॉलेज में एकेडमिक ब्लॉक होगा, रेजिडेंशियल हॉस्टल और हॉस्पिटल भी होगा,
और फिर सभी को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल के कोच अपॉइंट किए जाएंगे। बलिया में यूपी का चौथा स्पोर्ट्स कॉलेज होगा, जहां 12 साल की उम्र से ही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। कॉलेज हॉस्टल अगर खुलता है तो उसमें ये रहेगा कि बच्चों को टेक्निकल शुरुआती दौर से अच्छा 6, 7, 8 से वो टेक्निकल हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वेज में उनको ट्रेनिंग मिलेगी, क्वालिफाइड कोचेज मिलेंगे जो कि उनको प्रॉपर वेज में ट्रेनिंग करेंगे, तो काफ़ी ग्रोथ होगी। सोचिए, जब कम उम्र से ही इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी तो आने वाला कल कितना शानदार होगा। ये इमरान है, अभी चौथी में पढ़ता है, लेकिन कुश्ती के दांव पेच में बड़े बड़ों को पटखनी देता है। छोटी आंखों में बड़े सपने हैं। इमरान कहता है, स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेकर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त की तरह देश के लिए मेडल लाएगा। मैं एडमिशन लूंगा तो मैं आगे 2 साल 4 साल जाके मेडल पाऊंगा। क्या बनना चाहते हो? बड़े होके नेशनल ओलंपिक गेम का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आमिर जैसे बलिया में बहुत से बच्चे हैं जिनका मुकद्दर बलिया में खुलने वाले स्पोर्ट्स कॉलेज से बदल जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज से हर खेल में प्रोफेशनल खिलाड़ी तैयार होंगे, यानी वो दिन दूर नहीं जब बलिया के बच्चे ओलंपिक तक जाएंगे, पदक लाएंगे। तो बलिया में खिलाड़ियों की नई पौध तैयार हो रही है और यहाँ से अब बड़े खिलाड़ी भी निकलेंगे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बेलथरा और आपको मिलवाते हैं ज्ञानचंद शर्मा से, जिन्होंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद कोलकाता में उन्होंने नौकरी की और अब नौकरी छोड़कर एमबीए शर्मा जी खेती बाड़ी करने लगे हैं। आइए बेलथरा चलकर मिलते हैं उनसे। बलिया की सड़कों पर आगे बढ़ते हुए करीब 40 किलोमीटर दूर बेलथरा पहुंचे। यहाँ हमें एक शख्स केले के बगीचे में घूमता दिखाई दिया। पास जाकर पूछा तो पता लगा कि वो एक किसान है जिन्होंने एमबीए करने के बाद खेती को अपनाया। सुबह जाना, ऑफिस जाना, घर आना तो थोड़ा सा भारीपन लगता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता था अपने गांव में भी जब आता था तो रिटायर्ड के बाद फिर वही एग्रीकल्चर में, तो उस समय मैं देखता था कि एनर्जी लो है और संभावनाएं मुझे इसमें दिखने लगी। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बलिया का नौजवान घर वापस आया और खेती में अपनी हाईटेक सोच को शामिल करने का फैसला लिया। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए खेती में हाईटेक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए पैसे नहीं थे। बेहद मुश्किल वक्त था। घर पे आपको समझाया गया कि जो है यार ये क्या काम कर रहे हो, फालतू का काम है। क्या हुआ? फालतू का काम हुआ, घर से डांट सुना पड़ा, तमाम यातनाएं, कोई घर में ढंग से बात करने को तैयार नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे एक जुनून था कि नहीं, मुझे ये करना है। तंग हालात में भी इरादे मजबूत थे। ऐसे में इन्हें पता लगा कि सरकार बीज पर सब्सिडी देती है जो सीधे खाते में आती है। ज्ञानदास को न सिर्फ सब्सिडी मिली बल्कि आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अनुदान भी मिला, जिससे शर्मा जी ने सबसे पहले एक लेजर लेवलर लिया, जिससे खेत की मिट्टी ऊंची नीची न रहे और खेत प्लेन हो। खेत प्लेन होगा तो पूरी फसल को भरपूर पानी मिल पाएगा। लेजर लेवलर लेने के लिए शर्मा जी को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। ज्ञानदास ने धान की भी खेती की, लेकिन तरीका पारंपरिक खेती से एकदम अलग। जैविक तरीके से धान बोया, जिसके लिए गौमूत्र का इस्तेमाल किया। इस धान को शर्मा जी ने राइस ट्रांसप्लांटर से लगाया। राइस ट्रांसप्लांटर खरीदने के लिए भी उन्हें 75,000 रुपए का सरकार से अनुदान मिला। साथ ही शर्मा जी ने सोलर पंप भी ले लिया, जिससे बिना बिजली खेतों की सिंचाई करते हैं। सोलर पंप लेने के लिए यूपी सरकार ने शर्मा जी को 90% की सब्सिडी दी, यानी 2 लाख का सोलर पंप सिर्फ 23,000 रुपए में मिल गया। इतना ही नहीं, पंपिंग सेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए अलग से मिले। सरकार के ही द्वारा मुझे एक सिस्टम बना, सिस्टम के थ्रू जो है मुझे लगभग 2-2.5 लाख का जो है इसमें सपोर्ट मिला एग्रीकल्चर काम में ही काम करने के लिए। क्या क्या किसमें मिला? लेजर लैंड लेवलर, राइस ट्रांसप्लांटर और ये पंपिंग सेट्स और सोलर पैनल्स।
शर्मा जी की सोच आसपास के लोगों के लिए एक नजीर है, क्योंकि बेहद कम वक्त में उन्होंने केले और धान की खेती से काफी मुनाफा कमा लिया और सरकारी लाभ लेकर खेती के नए तरीके भी इजाद किए। MBA शर्मा जी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं कविंद्र सिंह से। कविंद्र नोएडा में नौकरी करते थे, पत्नी और बच्चे के साथ वहीं रहते थे। एक दिन उनके पैरों में स्वेलिंग आई। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। किसी भी शख्स के लिए ऐसा सुनने के बाद पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कविंद्र जी अब कहाँ हैं, किस हालत में हैं? चलिए सिकंदरपुर चलकर उनसे मिलते हैं। ये आंसू, ये आंखों की नमी इस बेइंतहा दर्द की कहानी बताते हैं जिससे कविंद्र का परिवार टूटने लगा था। सिकंदरपुर में एक प्यारी बिटिया और बीवी प्रेमलता के साथ रहते हैं कविंद्र। घर की माली हालत अच्छी नहीं है क्योंकि इलाज में पैसे लगातार खर्च हो रहे हैं। कविंद्र की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। पिछले साल 29 अगस्त का वो दिन इस परिवार के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। उस दिन कविंद्र के पैरों में सूजन आई थी। बलिया के कविंद्र उस वक्त नोएडा में एक MNC में काम करते थे। मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा पीछे ना यहाँ पे दर्द होता था पीछे। फिर उसके बाद अचानक पैर में स्वेलिंग आया तो 7-8 दिनों तक ये जॉब पे जाते रहे अपना। स्वेलिंग खत्म नहीं, ऐसा लग रहा कोई कीड़े वेड़े रंग दिए हों। कुछ लोग वहाँ कहते थे अपना। तो एक छोटे मोटे वहाँ डॉक्टर थे, वहाँ गए तो उसने अपना अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा तो उससे ही सब कुछ फाइनल हुआ कि इनकी दोनों किडनी डैमेज है। काफी इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली तो बड़े अस्पताल में एक टेस्ट करवाया जो किडनी की फंक्शनिंग के लिए था। रिपोर्ट आई तो घर में कोहराम मच गया। दोनों किडनी खराब होने की रिपोर्ट ने पूरे परिवार को हिला दिया। किडनी वाला डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने बोला कि क्रिएटिनिन आपकी तो काफी बढ़ रही है। जो कल रिपोर्ट थी आज फिर टेस्ट में किया, इससे भी और ज्यादा बढ़ गई है। आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। हिम्मत तो सर बनानी ही पड़ती है, पर उस समय क्या इंसान फीलिंग्स उसकी हो जाएगी आपको तो पता ही है कि जब पता है कि सिर्फ 38 साल की उम्र, जिंदगी में कभी पान मसाला, सिगरेट, शराब नहीं पी, फिर भी इतनी भयंकर बीमारी। हंसती खेलती जिंदगी में बड़ा तूफान आ चुका था। ऐसे में खुद को संभालना और परिवार का ख्याल रखना बड़ी हिम्मत का काम था। बेटी को जरा भी एहसास नहीं कराया कि वो बीमार हैं। कविंद्र कंपनी के सहारे इलाज करवा रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद कंपनी ने भी हाथ खींच लिए। ऐसे में नौकरी छोड़कर कविंद्र को गांव आना पड़ा। तंग हाल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसों की जरूरत थी। मुश्किल वक्त में विवेकाधीन कोष से मदद मिली। हालात क्या, जब किडनी के बारे में पता चला तो ये लग रहा था कि आदमी बहुत खतरनाक बीमारी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने कंपनी वालों को फ़ोन किया। कंपनी वाले ESI के जरिए कुछ दिन इलाज हुआ। अच्छा। फिर अब ज़्यादा दिन हो गया तो रिजाइन मारना पड़ा। रिजाइन मारने का ESI बंद हो गया। अच्छा। फिर आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई, फिर यहाँ आना पड़ गया वापस वहाँ से। यहाँ नहीं बता, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर डायलिसिस पे चला गया मैं। गर्दिश में थोड़ी मदद भी बड़ा सहारा लगती है, और ये तो ऐसी मदद थी जिससे कविंद्र की जिंदगी पहले की तरह हंसती खेलती हो जाएगी। कविंद्र के लिए खुद उनकी बीवी किडनी डोनेट करेंगी। किडनी ट्रांसप्लांट में 5,42,000 का टोटल एस्टिमेट है। उसमें 3,42,000 सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिली है, और इसमें ट्रांसप्लांट होने के बाद ही रिलीफ मिलेगी, तभी पता चलेगा क्या सिचुएशन है। परिवार और सरकार की मदद से कविंद्र की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने वाली है। वो फिर से अपने परिवार के बीच हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारेंगे। तो आप सभी कविंद्र सिंह जी के लिए दुआ और प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। बलिया से बिहार की दूरी तो महज चंद किलोमीटरों की है, लेकिन
बलिया से बिहार जाने के लिए लोगों को 80 से 90 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। चलकर देखते हैं कि कैसे आखिर मिटेंगे ये फासले। तीन किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए 85 किलोमीटर का सफर। कई सालों से बलिया के लोग इस मुसीबत को झेलते आ रहे हैं। बलिया और बिहार के बक्सर के बीच गंगा बहती है, जो बलिया को बक्सर से अलग करती है। गंगा पार करके जाने में बलिया से बक्सर की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन सड़क के रास्ते करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कई साल पहले गंगा नदी पर ये पीपे का पुल बना था। बरसात के दिनों में गंगा का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से खतरा बढ़ जाता था, इसलिए ये पीपे का पुल खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से 3 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर में बदल जाती है। अभी जो स्थायी तौर पर लोग कैसे जाते हैं अगर इधर से उधर जाना है? बाइक से जाएंगे, नाव से जाएंगे, नाव से। और जब बाढ़ खत्म हो जाएगा भैया तो पीपे का पुल लगा होता है, उस पुल से हम लोग क्रॉस करके जाते हैं बाइक। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत, तुरंत इमरजेंसी आ जाए तो अभी 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। पीपे के पुल से जाने में हादसों का डर और सफर बेहद मुश्किल भरा, लेकिन अब ये परेशानी दूर होने वाली है। $432 करोड़ की लागत से गंगा पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। बलिया से बक्सर जाने का घंटों का सफर सिर्फ 4 से 5 मिनट की दूरी में बदल जाएगा। ये दिक्कत से आपको कैसे निजात मिलेगी? ये अस्थायी रूप से पूरी तैयार हो जाएगा। सारी सुविधाएं इधर मिलने लगेगी। आने जाने का पुल कहाँ? ये बगल में ही है, वहाँ से लेके और सीधे आपका करीब 3-3.5 किलोमीटर का अच्छा ये जो नदी का है दूरी वो खत्म हो जाएगा पुल के माध्यम से। अच्छा, सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगों के जीते जी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद देखने को मिलेगा। इसकी लागत है 432 करोड़ की और अप्रैल 18 टारगेट भी है, अप्रैल 18 में बन भी जाएगा जैसा काम चल रहा है हिसाब से। 432 करोड़ की लागत से बन रहा 3 किलोमीटर लंबा ये पुल जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश है। गंगा पर बनने वाला अब तक का ये सबसे लंबा पुल होगा। इसके बनने के बाद तेजी से बलिया के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। बलिया को बक्सर से जोड़ने वाला ये पुल यूपी और बिहार के बीच एक मजबूत डोर की तरह होगा। चलिए बलिया में आगे बढ़ते हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको MBA शर्मा जी की कहानी दिखाई थी। आइए इसी तरह से एक नजीर पेश की है युद्धवीर सिंह जी ने, जिन्होंने MSc एग्रीकल्चर किया और अब क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद युद्धवीर ने एक एग्री जंक्शन खोला, जिससे किसानों को खेती की सही जानकारी दे सकें। MSc एग्रीकल्चर के बाद गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी काम किया, लेकिन वो चाहते थे कि पूरी तरह से अपने कृषि ज्ञान से लोगों को फायदा दे सकें। पेपर में गजट हुआ कि कृषि स्नातक युवाओं के लिए कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। युद्धवीर को अच्छे खासे पैसों की जरूरत थी, तभी उन्हें कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना के बारे में किसी ने बताया, जिसके तहत कोई भी जो कृषि में ग्रेजुएट हो उसे रोजगार मुहैया कराने में वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ लेकर युद्धवीर जी ने अब अपने गांव में ही घर के पास एग्री जंक्शन खोल दिया है, जिसमें बीज से लेकर खाद तक सब कुछ बेच सकते हैं। इसके लिए सरकार ने उन्हें लाइसेंस भी दिया। जो बेरोजगार युवा हैं, जो कृषि स्नातक हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से ये योजना चलाई गई है, जिससे कि वो अपना तो विकास करें ही। एग्री जंक्शन की लागत करीब 4 लाख रुपए आती है। इन पैसों से बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदे जाते हैं, जिसे किसानों को किराए पर देकर कमाई के साथ इसकी कीमत भी निकाली जा सकती है। एग्री जंक्शन के लिए सरकार लाइसेंस देने के साथ साथ लोन भी दिलवाती है, जिस पर 20% से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है। और अच्छी बात ये कि 1 साल तक दुकान का किराया भी सरकार देती है। दवा, बीज, खाद, तकनीकी जानकारी, किराए पर यंत्र,
यह मिलने की सुविधा के तहत एग्री जंक्शन योजना पिछले वित्तीय वर्ष से शुरू की गई। शुद्धवीर अब एग्री जंक्शन के मालिक हैं। गांव वालों की हर वक्त लाइन लगी रहती है। लोग बीज और खाद खरीद कर ले जाते हैं। साथ ही शुद्धवीर के एग्री जंक्शन पर आने वाला किसान अपनी खेती के बारे में पूरी जानकारी लेकर जाता है। उसे कौन सा बीज लगाना है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा कीटनाशक उसकी फसल के लिए ठीक है, इस बात की सटीक जानकारी किसानों को मिल जाती है। सरकार ने हर प्लाट में और पूरे प्रदेश में एग्री जंक्शन की स्थापना कर रहा है, जिससे कि किसान दिग्भ्रमित न हो और उन्हें जो भी मिले मटेरियल वो अच्छा मिले और उससे उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़े। इस योजना का मकसद है कि एक तरफ बेरोजगार युवाओं को उनके ही गांव में रोजगार मिल सके और साथ ही किसानों को खेती की सही जानकारी मिल सके। तो युद्धवीर जी जैसे 20 युवाओं ने यहां अपना एग्री जंक्शन शुरू किया है। फिलहाल बलिया से यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और शहर से मुलाकात होगी। नमस्कार।